मगर चूंकि सरबुलंद खान ने उस लड़की को पनाह दी है और हम जिसको पनाह दे दें उसकी हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करते हैं, लिहाजा उसे यहाँ से निकालने की बात नहीं की जाएगी। मगर वो हवेली में इसी सूरत रह सकती है कि सरबुलंद खान उसे अपनी निकाह में ले ले। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिल्कुल ठीक फैसला है जी, ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है। सोराब खान को उसने नीचे दिखाया, मेरे ये दिन आने थे। मुझे यहाँ बीबी जान को सच बताते, आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिले। क्या बोल रहे हो सरबुलंद? सच बोल रहा हूँ मैं। तुमने अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी, बीजान की बहू बनके हवेली में इतराती फिरेगी। और क्या नखरे कर रहा है? चल चल। मामा मैं तेरी क्या कोई कठपुतली हूँ? सरबुलंद मेरे कमरे में क्यों आए थे, इसकी बड़ी मजबूत वजूहात मौजूद है मेरे पास। लेकिन तुम रातों को छुप छुप कर अपने किस आशिक से फोन पे बातें करती हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास कोई फोन नहीं है। फोन तो है तुम्हारे पास, और वो कौन है इसका भी पता मैं बहुत जल्दी लगा लूँ। ना ही मेरे पास कोई फ़ोन है और ना ही मैंने तुम्हारी तरह किसी के साथ आशिकियाँ लगा के रखी हुई हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। चिरके में क्या हुआ? जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने आपको यहाँ पर पनाह दी और आप बस मसले पे मसले में फंसती गई। किस किस तरह के इल्जाम लगे आप पर, माफी मांगू वो भी कम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। क्या हालत है एक जहन में, अजीब सी बात है। आंखें बंद करता हूँ तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। ये कोई है मेरा दोस्त? जिंदगी देखती हैं, हाथ देखती हैं। अल्लाह ने जितना इल्म। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह। हीरा पढ़ा कर तग़फ़िरुल्लाह तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह में रख। कैसे देंगे?
और गुनाहों का हिसाब पढ़ा तो देना है। अस्तगफुरुल्लाह, देना है हिसाब। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सरप्लस। यही तकरीब है आज। चलें? लेकिन मुझे याद है 26 मार्च। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रबिया। ऐसा माहौल भी नहीं था, नहीं नहीं। मेरी सालगिरह कभी किसी ने का नामा साइन करते वक्त नोट किया था मैंने। मेरी कभी किसी ने नहीं माना। मैंने तैयब की 2 से 3 बार मना। हैप्पी बर्थडे। बहुत प्यारा है। बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इतना तोहफे की कीमत नहीं देखते, लो मैं पहनाऊं। देने वाले की मोहब्बत देखते। फ़बिअय्यि आलाइ फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसाब फ़ीहिमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लुहुम रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम। सदक़ल्लाहु। मुझे पहले सफाई तो कर लूं। हाँ, 3 दिन से यही कह रहा है वो। अच्छा ना, आज बियाबाजी वो कह रहा था कि वो आज ले आएगा। जाओ जरा। ना अंडे आए अभी तक हमारे पास, वरना हमारी बियाबाजी का गुस्सा उनको नहीं बोल दूंगा, सामान शराफत से पहुंचा देगा। बकरी की तरह मिन मिन ना करना। हाँ, और जाकर ना जरा सख्ती से बात करना। लड़की समझ गए। जल्दी हाथ चलाना। अच्छा, वरना आप लड़ गए क्या? तैयब अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज़ुराब बीबी जान के पास जाता है और फिर वो उनसे जाकर पूछता है कि सरबुलंद ने आपको क्या बोला था कि वो शहर में है। वो बोलती हैं कि हाँ, जिसके बाद वो व्हील चेयर पकड़ता है और वो पकड़कर रबिया के कमरे की तरफ ले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सरबुलंद और रबिया वहीं पर मौजूद होते हैं और फिर बीबी जान को भी इसका नहीं पता होता। उस वक्त वहाँ पर साथ में सुराग की बीवी भी मौजूद होती है, जिसके बाद वहाँ पर इसी तरह मज़ीद मामलात ख़राब होते जाते हैं। ज़ुराब कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक भी सबूत मिल गया तो फिर मैं तुम्हारा गला घूंट दूँगा। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सरबुलंद रोक लेता है और फिर बीबी जान कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार की तरफ इस तरह जाने की। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद ये बोलने लग जाता है कि अभी भी मेरा दामन पूरा पाक साफ़ है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बीबी जान भी उससे पूछती है कि तुम क्या बोलना चाहोगे। तो फिर सरबुलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, आप बेफ़िक्र रहें। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर ये बोलता है कि
आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते। अभी जरगा बैठेगा और उसके अंदर ये सारी बात होगी। तो फिर बीबी जान बोलती हैं कि तुम अपने छोटे भाई और सरदार पर कैसे जरगा बिठा सकते हो। तो फिर सरबलंद बोलता है कि हाँ जी कोई मसला नहीं है, अब जो भी बात होगी जरगे में ही होगी, आप बेफिक्र रहें, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, मेरे पास पूरे दलाइल पड़े हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरबलंद और ज़राब वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर जरगा बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान खान वहाँ पर अपनी बंदूकों को देख रहा होता है। वो अपने पास वाले शख्स को जो उसके नीचे काम करता है उसे ये बोलता है कि इनको जंग लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि ना करें, इसको जंग कैसे लग सकता है, ये तो शोले मार रही है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी इसे किसी का खून चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि किसका खून चाहिए। वो बोलता है कि किसी का चाहिए इसको, लेकिन जब वो मरेगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरगा बैठ चुका होता है और फिर सरबलंद वहाँ पर आता है। तो फिर उसके अदब के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़राब खड़ा नहीं होता। और फिर वहाँ पर सरबलंद सबको बिठाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़राब ये बात शुरू करता है कि इसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब वो बुज़ुर्ग ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि सरदार एक लड़की के साथ 3 दिन कमरे में बंद रहा और फिर उसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, ये तो हमारी कबीले की शान के ख़िलाफ़ है। तो फिर सरबलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, बेफ़िक्र रहें। और फिर वो थोड़ा बहुत समझाता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और फिर वो अपना बाजू खोलता है और फिर वो अपनी चोट दिखाता है। क्या वो पूरी बात बताता है कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया था, जिस तरह शेरदिल लाला को जहर भी दिया गया था उसी तरह मेरे ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो फिर बात यह बनी कि मेरे पास और कोई मौका नहीं था। तो फिर मैंने रबिया को बुला लिया और उसके कमरे में चला गया, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता था। तो फिर वहाँ पर इसी तरह की मज़ीद बहस होती रहती है। ज़राब वहाँ पर सरबलंद को तंग करता रहता है और उसे वो बहुत सारी उसके किरदार पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सरबलंद उसे रद्द करने की कोशिश करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद के पास कोई ज़्यादा ख़ास दलाइल नहीं होते। तो फिर वो ये कहने लगता है कि बानो की मौत किसी कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो सरबलंद की बेवफाई की वजह से हुई थी। सरबलंद तो फिर वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई। तो बोलता है कि इससे पूछे इसने उस लड़की के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात किए थे, तो फिर इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। जिसके बाद सरबलंद से जवाब में ये कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बानो को बचपन से जानता हूँ और वो ऐसी लड़की ही नहीं थी कि वो पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ले। और एक वक्त को आप तसव्वुर करें कि उसने सारा कुछ करके खुदकुशी की भी है, लेकिन ये बात सोचने में नामुमकिन है कि अगर किसी ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और फिर उसकी लाश हमें वहाँ पर ना मिली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो ये बोलने लगता है कि ज़राब लाला ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, उसे साबित नहीं किया। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसे साबित भी करना पड़ता है, वरना इस तरह तो मैं भी ज़राब लाला पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि जो मेरे पर हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। जब ज़राब ये बात सुनता है तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो उसके बारे में दोबारा बोल पड़ता है। जिसके बाद सरबलंद बोलता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की देर होती है, इस तरह तो मैं भी आप पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद सबको समझाने लगता है कि इस वक्त मुझ पर हमला हुआ है और हमें उस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो जो जरगे के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, इस वक्त हमें सरदार के हिफाजत के लिए गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछला सरदार शेरदिल खान था उसको भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया और हमारे सरदार पर भी हमला हुआ है। अब उसके बाद वहाँ पर रबिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वक्त आप उसको यहाँ पर इस तरह हवेली में रख रहे हैं, हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है, आपको और उसका निकाह करवाना होगा, नहीं तो फिर वो इस हवेली में नहीं रह सकती। सरबलंद ये फ़ैसला सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर यहीं पर इस केस का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज़राब
बीबी जान के पास जाता है और फिर वो उनसे जाकर पूछता है कि सरबलंद ने आपको क्या बोला था कि वो शहर में है। वो बोलती हैं कि हाँ, जिसके बाद वो व्हील चेयर पकड़ता है और वो पकड़कर रबिया के कमरे की तरफ ले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सरबलंद और रबिया वहीं पर मौजूद होते हैं और फिर बीबी जान को भी इसका नहीं पता होता। उस वक्त वहाँ पर साथ में सुराग की बीवी भी मौजूद होती है, जिसके बाद वहाँ पर इसी तरह मज़ीद मामला ख़राब होते जाते हैं। ज़राब कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक भी सबूत मिल गया तो फिर मैं तुम्हारा गला घूंट दूंगा। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सरबलंद रोक लेता है और फिर बीबी जान कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार की तरफ इस तरह जाने की। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद ये बोलने लग जाता है कि अभी भी मेरा दामन पूरा पाक साफ़ है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बीबी जान भी उससे पूछती है कि तुम क्या बोलना चाहोगे। तो फिर सरबलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, आप बेफिक्र रहें। और फिर हम देखते हैं कि ज़राब वहाँ पर ये बोलता है कि आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते, अब जरगा बैठेगा और उसके अंदर ये सारी बात होगी। तो फिर बीबी जान बोलती हैं कि तुम अपने छोटे भाई और सरदार पर कैसे जरगा बिठा सकते हो। तो फिर सरबलंद बोलता है कि हाँ जी, कोई मसला नहीं है, अब जो भी बात होगी जरगे में ही होगी, आप बेफिक्र रहें, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, मेरे पास पूरे दलाइल पड़े हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरबलंद और ज़राब वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर जरगा बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान खान वहाँ पर अपनी बंदूकों को देख रहा होता है। वो अपने पास वाले शख्स को जो उसके नीचे काम करता है उसे ये बोलता है कि इनको जंग लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि ना करें, इसको जंग कैसे लग सकता है, ये तो शोले मार रही है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी इसे किसी का खून चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि किसका खून चाहिए। वो बोलता है कि किसी का चाहिए इसको, लेकिन जब वो मरेगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरगा बैठ चुका होता है और फिर सरबलंद वहाँ पर आता है। तो फिर उसके अदब के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़राब खड़ा नहीं होता। और फिर वहाँ पर सरबलंद सबको बिठाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़राब ये बात शुरू करता है कि इसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब वो बुज़ुर्ग ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि सरदार एक लड़की के साथ 3 दिन कमरे में बंद रहा और फिर उसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, ये तो हमारी कबीले की शान के ख़िलाफ़ है। तो फिर सरबलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, बेफिक्र रहें। और फिर वो थोड़ा बहुत समझाता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और फिर वो अपना बाजू खोलता है और फिर वो अपनी चोट दिखाता है। क्या वो पूरी बात बताता है कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया था, जिस तरह शेरदिल लाला को जहर भी दिया गया था उसी तरह मेरे ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो फिर बात यह बनी कि मेरे पास और कोई मौका नहीं था। तो फिर मैंने रबिया को बुला लिया और उसके कमरे में चला गया, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता था। तो फिर वहाँ पर इसी तरह की मज़ीद बहस होती रहती है। ज़राब वहाँ पर सरबलंद को तंग करता रहता है और उसे वो बहुत सारी उसके किरदार पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सरबलंद उसे रद्द करने की कोशिश करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद के पास कोई ज़्यादा ख़ास दलाइल नहीं होते। तो फिर वो ये कहने लगता है कि बानो की मौत किसी कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो सरबलंद की बेवफाई की वजह से हुई थी। सरबलंद तो फिर वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई। तो वो बोलता है कि इससे पूछे इसने उस लड़की के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात किए थे, तो फिर इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। जिसके बाद सरबलंद से जवाब में ये कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बाना को बचपन से जानता हूँ और वो ऐसी लड़की ही नहीं थी कि वो पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ले। और एक वक्त को आप तसव्वुर करें कि उसने सारा कुछ करके खुदकुशी की भी है, लेकिन ये बात सोचने में नामुमकिन है कि अगर किसी ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और फिर उसकी लाश हमें वहाँ पर ना मिली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो ये बोलने लगता है कि ज़राब लाला ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, उसे साबित नहीं किया। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसे साबित भी करना पड़ता है, वरना इस तरह तो मैं भी ज़राब लाला पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि जो मेरे पर हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। जब ज़राब ये बात सुनता है तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो उसके बारे में दोबारा बोल पड़ता है। जिसके बाद सरबलंद बोलता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की देर होती है, इस तरह तो मैं भी आप पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद सबको समझाने लगता है कि इस वक्त मुझ पर हमला हुआ है और हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो जो जरगे के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, इस वक्त हमें सरदार के हिफाजत के लिए गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछला सरदार शेरदिल खान था उसको भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया और हमारे सरदार पर भी हमला हुआ है। अब उसके बाद वहाँ पर रबिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वक्त आप उसको यहाँ पर इस तरह हवेली में रख रहे हैं, हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है, आपको और उसका निकाह करवाना होगा, नहीं तो फिर वो इस हवेली में नहीं रह सकती। सरबलंद ये फ़ैसला सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर यहीं पर इसका अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज़ुराब बीबी जान के पास जाता है और फिर वो उनसे जाकर पूछता है कि सरबलंद ने आपको क्या बोला था कि वो शहर में है। वो बोलती हैं कि हाँ, जिसके बाद वो व्हील चेयर पकड़ता है और वो पकड़कर रबिया के कमरे की तरफ ले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सरबलंद और रबिया वहीं पर मौजूद होते हैं और फिर बीबी जान को भी इसका नहीं पता होता। उस वक्त वहाँ पर साथ में सुराग की बीवी भी मौजूद होती है, जिसके बाद वहाँ पर इसी तरह मज़ीद मामलात ख़राब होते जाते हैं। ज़ुराब कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक भी सबूत मिल गया तो फिर मैं तुम्हारा गला घूंट दूँगा। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सरबलंद रोक लेता है और फिर बीबी जान कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार की तरफ इस तरह जाने की। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद ये बोलने लग जाता है कि अभी भी मेरा दामन पूरा पाक साफ़ है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बीबी जान भी उससे पूछती है कि तुम क्या बोलना चाहोगे। तो फिर सरबलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, आप बेफिक्र रहें। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर ये बोलता है कि आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते, अब जरगा बैठेगा और उसके अंदर ये सारी बात होगी। तो फिर बीबी जान बोलती हैं कि तुम अपने छोटे भाई और सरदार पर कैसे जरगा बिठा सकते हो। तो फिर सरबलंद बोलता है कि हाँ जी, कोई मसला नहीं है, अब जो भी बात होगी जरगे में ही होगी, आप बेफिक्र रहें, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, मेरे पास पूरे दलाइल पड़े हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरबलंद और ज़ुराब वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर जरगा बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान खान वहाँ पर अपनी बंदूकों को देख रहा होता है। वो अपने पास वाले शख्स को जो उसके नीचे काम करता है उसे ये बोलता है कि इनको जंग लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि ना करें, इसको जंग कैसे लग सकता है, ये तो शोले मार रही है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी इसे किसी का खून चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि किसका खून चाहिए। वो बोलता है कि किसी का चाहिए इसको, लेकिन जब वो मरेगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरगा बैठ चुका होता है और फिर सरबलंद वहाँ पर आता है। तो फिर उसके अदब के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़ुराब खड़ा नहीं होता। और फिर वहाँ पर सरबलंद सबको बिठाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब ये बात शुरू करता है कि इसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब वो बुज़ुर्ग ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि सरदार एक लड़की के साथ 3 दिन कमरे में बंद रहा और फिर उसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, ये तो हमारी कबीले की शान के ख़िलाफ़ है। तो फिर सरबलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, अभी फिक्र कर रहे हैं। और फिर वो थोड़ा बहुत समझाता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और फिर वो अपना बाजू खोलता है और फिर वो अपनी चोट दिखाता है। क्या वो पूरी बात बताता है कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया था, जिस तरह शेरदिल लाला को जहर भी दिया गया था उसी तरह मेरे ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो फिर बात यह बनी कि मेरे पास और कोई मौका नहीं था, तो फिर मैंने रबिया को बुला लिया और उसके कमरे में चला गया, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता था। तो फिर वहाँ पर इसी तरह की मज़ीद बहस होती रहती है। ज़ुराब वहाँ पर सरबलंद को तंग करता रहता है और उसे वो बहुत सारी उसके किरदार पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सरबलंद उसे रद्द करने की कोशिश करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद के पास कोई ज़्यादा ख़ास दलाइल नहीं होते। तो फिर वो ये कहने लगता है कि बानो की मौत किसी कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो सरबलंद की बेवफाई की वजह से हुई थी। सरबलंद तो फिर वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई। तो वो बोलता है कि
इससे से पूछे इसने उस लड़की के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात किए थे, तो फिर इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। जिसके बाद सरबुलंद से जवाब में ये कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बाना को बचपन से जानता हूँ और वो ऐसी लड़की ही नहीं थी कि वो पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ले। और एक वक्त को आप तसव्वुर करें कि उसने सारा कुछ करके खुदकुशी की भी है, लेकिन ये बात सोचने में नामुमकिन है कि अगर किसी ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और फिर उसकी लाश हमें वहाँ पर ना मिली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो ये बोलने लगता है कि ज़ुराब लाला ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, उसे साबित नहीं किया। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसे साबित भी करना पड़ता है, वरना इस तरह तो मैं भी ज़ुराब लाला पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि जो मेरे पर हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। जब ज़ुराब ये बात सुनता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो उसके बारे में दोबारा बोल पड़ता है। जिसके बाद सरबुलंद बोलता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की देर होती है, इस तरह तो मैं भी आप पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद सबको समझाने लगता है कि इस वक्त मुझ पर हमला हुआ है और हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो जो जरगे के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, इस वक्त हमें सरदार के हिफाजत के लिए गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछला सरदार शेरदिल खान था उसको भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया और हमारे सरदार पर भी हमला हुआ है। अब उसके बाद वहाँ पर रबिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वक्त आप उसको यहाँ पर इस तरह हवेली में रख रहे हैं, हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है। आपको और उसका निकाह करवाना होगा, नहीं तो फिर वो इस हवेली में नहीं रह सकती। सरबुलंद ये फ़ैसला सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर यहीं पर इसका अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज़ुराब बीबी जान के पास जाता है और फिर वो उनसे जाकर पूछता है कि सरबुलंद ने आपको क्या बोला था कि वो शहर में है। वो बोलती हैं कि हाँ। जिसके बाद वो व्हील चेयर पकड़ता है और वो पकड़कर रबिया के कमरे की तरफ ले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सरबुलंद और रबिया वहीं पर मौजूद होते हैं और फिर बीबी जान को भी इसका नहीं पता होता। उस वक्त वहाँ पर साथ में सुराग की बीवी भी मौजूद होती है। जिसके बाद वहाँ पर इसी तरह मज़ीद मामलात ख़राब होते जाते हैं। ज़ुराब कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक भी सबूत मिल गया तो फिर मैं तुम्हारा गला घूंट दूँगा। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सरबुलंद रोक लेता है। और फिर बीबी जान कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार की तरफ इस तरह जाने की। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद ये बोलने लग जाता है कि अभी भी मेरा दामन पूरा पाक साफ़ है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बीबी जान भी उससे पूछती है कि तुम क्या बोलना चाहोगे। तो फिर सरबुलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, आप बेफिक्र रहें। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर ये बोलता है कि आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते, अब जरगा बैठेगा और उसके अंदर ये सारी बात होगी। तो फिर बीबी जान बोलती हैं कि तुम अपने छोटे भाई और सरदार पर कैसे जरगा बिठा सकते हो। तो फिर सरबुलंद बोलता है कि हाँ जी, कोई मसला नहीं है, अब जो भी बात होगी जरगे में ही होगी, आप बेफिक्र रहें, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, मेरे पास पूरे दलाइल पड़े हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरबुलंद और ज़ुराब वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर जरगा बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान खान वहाँ पर अपनी बंदूकों को देख रहा होता है। वो अपने पास वाले शख्स को जो उसके नीचे काम करता है उसे ये बोलता है कि इनको जंग लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि ना करें, इसको जंग कैसे लग सकता है, ये तो शोले मार रही है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी इसे किसी का खून चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि किसका खून चाहिए। वो बोलता है कि किसी का चाहिए इसको, लेकिन जब वो मरेगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरगा बैठ चुका होता है और फिर सरबुलंद वहाँ पर आता है। तो फिर उसके अदब के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़ुराब खड़ा नहीं होता। और फिर वहाँ पर सरबुलंद सबको बिठाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब ये बात शुरू करता है कि इसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब वो बुज़ुर्ग ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि सरदार एक लड़की के साथ 3 दिन कमरे में बंद रहा और फिर उसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, ये तो हमारी कबीले की शान के ख़िलाफ़ है। तो फिर सरबुलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, बेफिक्र रहें। और फिर
वो थोड़ा बहुत समझाता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और फिर वो अपना बाजू खोलता है और फिर वो अपनी चोट दिखाता है। क्या वो पूरी बात बताता है कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया था, जिस तरह शेरदिल लाला को जहर भी दिया गया था उसी तरह मेरे ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो फिर बात यह बनी कि मेरे पास और कोई मौका नहीं था, तो फिर मैंने रबिया को बुला लिया और उसके कमरे में चला गया। इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता था। तो फिर वहाँ पर इसी तरह की मज़ीद बहस होती रहती है। ज़ुराब वहाँ पर सरबुलंद को तंग करता रहता है और उसे वो बहुत सारी उसके किरदार पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सरबुलंद उसे रद्द करने की कोशिश करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद के पास कोई ज़्यादा ख़ास दलाइल नहीं होते। तो फिर वो ये कहने लगता है कि बानो की मौत किसी कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो सरबुलंद की बेवफाई की वजह से हुई थी। सरबुलंद तो फिर वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई। तो वो बोलता है कि इससे से पूछे इसने उस लड़की के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात किए थे, तो फिर इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। जिसके बाद सरबुलंद से जवाब में ये कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बाना को बचपन से जानता हूँ और वो ऐसी लड़की ही नहीं थी कि वो पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ले। और एक वक्त को आप तसव्वुर करें कि उसने सारा कुछ करके खुदकुशी की भी है, लेकिन ये बात सोचने में नामुमकिन है कि अगर किसी ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और फिर उसकी लाश हमें वहाँ पर ना मिली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो ये बोलने लगता है कि ज़ुराब लाला ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, उसे साबित नहीं किया। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसे साबित भी करना पड़ता है, वरना इस तरह तो मैं भी ज़ुराब लाला पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि जो मेरे पर हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। जब ज़ुराब ये बात सुनता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो उसके बारे में दोबारा बोल पड़ता है। जिसके बाद सरबुलंद बोलता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की देर होती है, इस तरह तो मैं भी आप पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद सबको समझाने लगता है कि इस वक्त मुझ पर हमला हुआ है और हमें उस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो जो जरगे के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, इस वक्त हमें सरदार के हिफाजत के लिए गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछला सरदार शेरदिल खान था उसको भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया और हमारे सरदार पर भी हमला हुआ है। अब उसके बाद वहाँ पर रबिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वक्त आप उसको यहाँ पर इस तरह हवेली में रख रहे हैं, हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है। आपको और उसका निकाह करवाना होगा, नहीं तो फिर वो इस हवेली में नहीं रह सकती। सरबुलंद ये फ़ैसला सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर यहीं पर इसका अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज़ुराब बीबी जान के पास जाता है और फिर वो उनसे जाकर पूछता है कि सरबुलंद ने आपको क्या बोला था कि वो शहर में है। वो बोलती हैं कि हाँ। जिसके बाद वो व्हील चेयर पकड़ता है और वो पकड़कर रबिया के कमरे की तरफ ले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सरबुलंद और रबिया वहीं पर मौजूद होते हैं और फिर बीबी जान को भी इसका नहीं पता होता। उस वक्त वहाँ पर साथ में सुराग की बीवी भी मौजूद होती है। जिसके बाद वहाँ पर इसी तरह मज़ीद मामला ख़राब होते जाते हैं। ज़ुराब कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक भी सबूत मिल गया तो फिर मैं तुम्हारा गला घूंट दूँगा। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सरबुलंद रोक लेता है और फिर बीबी जान कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार की तरफ इस तरह जाने की। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद ये बोलने लग जाता है कि अभी भी मेरा दामन पूरा पाक साफ़ है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बीबी जान भी उससे पूछती है कि तुम क्या बोलना चाहोगे। तो फिर सरबुलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, आप बेफिक्र रहें। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुराब वहाँ पर ये बोलता है कि आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते, अब जरगा बैठेगा और उसके अंदर ये सारी बात होगी। तो फिर बीबी जान बोलती हैं कि तुम अपने छोटे भाई और सरदार पर कैसे जरगा बिठा सकते हो। तो फिर सरबुलंद बोलता है कि हाँ जी, कोई मसला नहीं है, अब जो भी बात होगी जरगे में ही होगी, आप बेफिक्र रहें, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, मेरे पास पूरे दलाइल पड़े हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरबुलंद और ज़ुराब वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर जरगा बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान खान वहाँ पर अपनी बंदूकों को देख रहा होता है।
वो अपने पास वाले शख्स को जो उसके नीचे काम करता है उसे ये बोलता है कि इनको जंग लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि ना करें, इसको जंग कैसे लग सकता है, ये तो शोले मार रही है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी इसे किसी का खून चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि किसका खून चाहिए। वो बोलता है कि किसी का चाहिए इसको, लेकिन जब वो मरेगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरगा बैठ चुका होता है और फिर सरबलंद वहाँ पर आता है। तो फिर उसके अदब के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़राब खड़ा नहीं होता। और फिर वहाँ पर सरबलंद सबको बिठाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़राब ये बात शुरू करता है कि इसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब वो बुज़ुर्ग ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि सरदार एक लड़की के साथ 3 दिन कमरे में बंद रहा और फिर उसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं। ये तो हमारी कबीले की शान के ख़िलाफ़ है। तो फिर सरबलंद बोलता है कि मेरे पास उसकी पूरी वजह है, अभी फ़िक्र करें। और फिर वो थोड़ा बहुत समझाता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और फिर वो अपना बाजू खोलता है और फिर वो अपनी चोट दिखाता है। क्या वो पूरी बात बताता है कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया था, जिस तरह शेरदिल लाला को जहर भी दिया गया था उसी तरह मेरे ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो फिर बात यह बनी कि मेरे पास और कोई मौका नहीं था। तो फिर मैंने रबिया को बुला लिया और उसके कमरे में चला गया। इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता था। तो फिर वहाँ पर इसी तरह की मज़ीद बहस होती रहती है। ज़राब वहाँ पर सरबलंद को तंग करता रहता है और उसे वो बहुत सारी उसके किरदार पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सरबलंद उसे रद्द करने की कोशिश करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद के पास कोई ज़्यादा ख़ास दलाइल नहीं होते। तो फिर वो ये कहने लगता है कि बानो की मौत किसी कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो सरबलंद की बेवफाई की वजह से हुई थी। सरबलंद तो फिर वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई। तो वो बोलता है कि इससे पूछे इसने उस लड़की के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात किए थे, तो फिर इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। जिसके बाद सरबलंद से जवाब में ये कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बाना को बचपन से जानता हूँ और वो ऐसी लड़की ही नहीं थी कि वो पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ले। और एक वक्त को आप तसव्वुर करें कि उसने सारा कुछ करके खुदकुशी की भी है, लेकिन ये बात सोचने में नामुमकिन है कि अगर किसी ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और फिर उसकी लाश हमें वहाँ पर ना मिली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो ये बोलने लगता है कि ज़राब लाला ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, उसे साबित नहीं किया। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसे साबित भी करना पड़ता है, वरना इस तरह तो मैं भी ज़राब लाला पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि जो मेरे पर हमला हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। जब ज़राब ये बात सुनता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो उसके बारे में दोबारा बोल पड़ता है। जिसके बाद सरबलंद बोलता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की देर होती है, इस तरह तो मैं भी आप पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद सबको समझाने लगता है कि इस वक्त मुझ पर हमला हुआ है और हमें इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो जो जरगे के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, इस वक्त हमें सरदार के हिफाजत के लिए गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछला सरदार शेरदिल खान था उसको भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया और हमारे सरदार पर भी हमला हुआ है। अब उसके बाद वहाँ पर रबिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वक्त आप उसको यहाँ पर इस तरह हवेली में रख रहे हैं, हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है, आपका और उसका निकाह करवाना होगा, नहीं तो फिर वो इस हवेली में नहीं रह सकती। सरबलंद ये फैसला सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर यहीं पर इस केस का अख्ताम भी हो जाता है।